अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल अमेरिका में खुशामदीद। एक बार फिर आपको कहेंगे आज बड़ा ही अहम दिन है और आपको ये बता दें कि अमेरिका के 47वें सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आज बाकायदा तौर पर ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में, इस तनाजुर में बहुत ज़्यादा ये सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त वाशिंगटन पर लगी हुई हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। फिल वक्त हम बात करेंगे, शरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए बोल न्यूज़ को। कहिएगा, अब ये जिस तनाजुर में हम बात कर रहे हैं कि आज बाकायदा तौर पर एक हलफ बर्दारी होने जा रही है, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त वाशिंगटन पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान में किस तरह की पॉलिसीज़ होंगी, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, क्या समझती हैं आप? जी बिल्कुल, अमेरिका का असर वसूख पूरी दुनिया पर होता है। जो भी आप कह लें, उनको बुखार होता है तो सारी दुनिया छींकती है। डॉलराइजेशन का इम्पैक्ट होता है हर चीज़ का। सबकी इस वक्त ट्रेड उसमें चल रही है। बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान के टाइज जो हैं, रिश्ता रहा है अमेरिका से कभी ऊंच नीच का ये एक हदफ रहा है। मतलब कि कभी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स होती हैं या फिर डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स होती हैं जो रही हैं 60s में, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी पर ही ज़्यादा इन्हिसार रहा है पाकिस्तान और अमेरिका का। तो मैं समझती हूँ कि अभी भी कोई अगर फुकदान है एतमाद का दोनों के दरमियान या कोई ट्रस्ट डेफिसिट है, उससे बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए कि उसे रिमूव किया जाए, उसे हटाया जाए। और जो भी पाकिस्तान के अहदाफ हैं इस बायलैटरल रिश्ते को फिर से चलाने में, रिवाइव करने में, रीसेट करने में, तो उसमें इब्तिदा पाकिस्तान को खुद करनी चाहिए, बजाय इसके कि इंतज़ार में बैठे रहें कि जी वो फिर वहाँ से कोई इब्तिदा होगी। जब तक वहाँ से कोई पाकिस्तान के लिए कोई बात होती है, यही होगा ना कि वहाँ कोई ना कोई इंडियन लॉबी ने कुछ कर देना है, तो फिर पाकिस्तान रिस्पॉन्स में ना करे, पाकिस्तान पहल करे, अपनी वहाँ सिफारतकारी में जान डाले और एक रिश्ता उस्तवार करने का कोशिश करे। क्योंकि देखें, हर चेंज जो आता है, हर ट्रांजिशन जो आता है, वो मौका होता है हमेशा। उसको हमेशा हमें परेशान नहीं होगा या दफ्तर बैठे या रिवायती डिप्लोमेसी से नहीं होगा। जी अच्छा, FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे निकलने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जब इंटरिम गवर्नमेंट थी, बड़ा अहम किरदार अदा किया और उसमें हमें कामयाबी भी मिली। तो क्या समझती हैं आप, आगे आने वाले दिनों में जब ट्रंप आ जाएंगे बाकायदा तौर पर, तो ये इकदाम एक बार फिर पाकिस्तान के लिए इख्तियार किए जा सकते हैं क्या? और अगर होते हैं तो फिर उनसे कैसे निपटा जाए? जी, मुझे आपकी आवाज़ मफल हो रही है, लेकिन जनरल जिस्ट आ रही है कि देखिए, इकदाम तो पाकिस्तान बिल्कुल ले सकता है। आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल ने बहुत एक्टिव डिप्लोमेसी की थी, खुद गए थे और एक एजेंडा के साथ जाते थे। ये नहीं कि जाके मिल लें और अगर 2-3 अच्छी मीटिंग्स हो गई तो एक कह दिया कि जी बस हमारा रिश्ता बहाल है। रिश्ते बहाल रहते हैं, ये डायनामिक रहते हैं, रोज़ रीअसेस होते हैं। क्योंकि हमारी इस वक्त कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है अमेरिका से। माजी में थी अफगानिस्तान के हवाले से, लेकिन इस वक्त नहीं है। और जब से उन्होंने वहाँ इनखिला किया अपनी फौजों का या अपने इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म किए, वो एक और बहस है किस तरह हुआ, कैसे हुआ। ये बात तो तय है कि देखिए, पाकिस्तान का तिजारती पार्टनर बहुत बड़ा है अमेरिका, और आपको बहुत वहाँ एक्टिव ट्रेड डिप्लोमेसी करने की ज़रूरत है। मैं ये कह के देख रही हूँ कि नहीं हो रही। मतलब अब बिल्कुल, मतलब आपकी ट्रेड डिस्कशंस और ये वो अमेरिकन पहल करते हैं तो कुछ होती है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान की पिछले अगेन 2 साल से मैं फिर देख रही हूँ, ये 3 साल से, कि ये एक वापस लैप्स हो गया है। वो जिसे कहते हैं, मैं जिसे डिफिडेंट डिप्लोमेसी कहती हूँ, यानी कि आप इंतजार में रहते हैं कि वो कुछ कहें तो आप जवाब देंगे। नहीं, आप और या खित्ते में डेवलपमेंट्स हों, हिंदुस्तान को तो उन्होंने एशिया पैसिफिक का इंडो पैसिफिक कर दिया है इस इलाके का नाम, और वो पूरे पैसिफिक इलाके में, एरिया में, रीजन में, खित्ते में हिंदुस्तान को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाए हुए हैं। वो बदलेगा नहीं, तो आप अपना अपना रास्ता ढूंढें। आपकी भी बहुत गर्म जोशी का रिश्ता है और पुराना रिश्ता है चीन के साथ, वो भी नहीं बदलेगा। उनको भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन बहुत से ममालिक हेज करते हैं अपने रिश्ते, यानी एक को नाराज नहीं करना, दूसरे से ज्यादा दोस्ती करना, लेकिन अपने अपने रास्ते, अपने इंटरेस्ट जो हैं उनके मुताबिक काम करना। तो आपका इंटरेस्ट इस वक्त ट्रेड बढ़ाना है
और अपने आप को खित्ते में आप अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि अफगानिस्तान में आपने देखा कितनी गैर यकीनी है। तो उस हवाले से एक्टिव वहाँ डिप्लोमेसी, ट्रेड की भी और स्ट्रेटेजिक दोनों की बहुत सख्त ज़रूरत है कांग्रेस में और नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि वो अपना नया एजेंडा लाएंगे और आप शायद उनके एकदम फर्स्ट तरजीह में, पहली तरजीह या प्रायोरिटी के रेडार पे नहीं होंगे। आपका काम है आपने अपने आप को पॉजिटिव तरीके से किस तरह पुश करना है वॉशिंगटन में। आप तो कहीं हेडलाइंस में नहीं हो, अभी बैक पेज पे भी नहीं हो, कहीं भी नहीं हो, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ अपने बारे में जनरेट करें। एक वहाँ अपने जो लोग हैं उनको, जो बेहतर हैं उनको यूज़ करें, जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। What do you think about the foreign policies of Pakistan? हमें इसमें किस तरह की चेंजेस लानी चाहिए, कौन सी ऐसी बड़ी और वाज़ेह तब्दीलियां करनी चाहिए जिससे हमारा जो रिश्ता है वो एक बार फिर से जी बेटा, मैंने ये जो आप सवाल पूछ रही हैं इसका तो अभी जवाब आपको दिया है ना। मतलब ये कि स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट होनी चाहिए, ट्रेड एंगेजमेंट होनी चाहिए, उसके बगैर आप बिल्कुल पीछे रह जाओगे। वहाँ अगर टैरिफ्स लग गए, जनरल टैरिफ्स लग गए, मसलन मैं चीन वालों की बात नहीं कर रही हूँ, तो भी आप बिल्कुल, आपके जो वहाँ एक्सपोर्ट्स हैं, अमेरिका सबसे ज़्यादा आपके जाते हैं, तो आप नॉन कम्पिटिटिव हो जाओगे बिल्कुल। तो आप उसके बारे में पहले से क्या, बजाय इसके कि हम डिस्कशन में लगे हुए हैं 3 महीने से, मैंने तो कुछ नहीं सुना है कि वहाँ कुछ हो रहा है इसके बारे में। आपने क्या तैयारियां की हैं, क्या प्लेटफॉर्म बनाए हैं ट्रेड के, बिजनेसेस से क्या बात की है, मुझे तो नहीं पता। और कहीं आपने सुना भी नहीं होगा कि पाकिस्तान कोई ट्रेड इनिशिएटिव लेना चाहता है, प्रेफरेंशियल एक्सेस मांगना है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ मांगेंगे तो वो अगर ना भी कहेंगे तो कम से कम आप पर ये भी हो सकता है कि कम से कम आप पर 10% वोटा ना लगा दें जो टैरिफ है, ऐसा हो सकता है। तो आपने एक्टिव अभी तक तिजारत की बुनियाद पे या इक्तिसादियात या टेक अपॉर्चुनिटीज की बुनियाद पे नहीं किया है, ना प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, ना अपने किसी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, पब्लिक सेक्टर के साथ, क्योंकि अब तो प्राइवेट सेक्टर को हुकूमतें, जो उनकी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उनकी एक्सेस दिलवाना, उनको उनके एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज उनके थ्रू आता है वो आता है। मतलब वी हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज। आप उनके इंतजार में तो नहीं बैठेंगे। राइट, ठीक है, इंतजार में हमें नहीं बैठना है, आप ये कह रही हैं। बिल्कुल हमें खुद से कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। बोल अमेरिका में ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और ब्रेक के बाद भी इस ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करेंगे और आज सारा दिन आपको अपडेट करते रहेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। टिल देन स्टे विद अस। लम्हा बलम्हा अपने नाज़रीन को आगाह रखे हुए हैं कि आज होने क्या जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ बोल बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त वाशिंगटन पर लगी हुई हैं। 47वें सदर, सबसे बड़ी सुपर पावर के आज हलफ उठाने जा रहे हैं, दूसरी मरतबा मुंतखब हो रहे हैं। एक बड़ी ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू किया है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ एंकर पर्सन ज्वाइन करेंगे। हमारे सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी भी वाशिंगटन में मौजूद हैं, लम्हा बलम्हा हमें अपडेट भी कर रहे हैं। जी, मैं इस वक्त अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी में मौजूद हूँ। माइनस टेम्परेचर है, बर्फबारी हो रही है, बड़ी हैवी स्नोफॉल हुई है। अमेरिकी सदर का हल्फ उठाना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इवेंट करार पाता है। मैं भी इसको ऑब्जर्व करने के लिए, विटनेस करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ और आप ये देखेंगे कि 47वें अमेरिकी सदर की हैसियत से जब डोनाल्ड ट्रंप हलफ लेंगे तो दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए क्या कहेंगे। 2.5 लाख अफराद, जी हाँ, 2.5 लाख अफराद ने टिकट्स लिए थे जो कि स्ट्रीट्स के ऊपर यहाँ पर नेशनल मॉल पे देखना चाहते थे ये इवेंट। अब उनके टिकट्स एक यादगारी टिकट बन गए जिसको वो फ्रेम करा के अपने घरों में लगा देंगे और सिर्फ उसको यादगार के तौर पे देख सकेंगे। अब वो 2.5 लाख अफराद जो है वो कैपिटल की सड़कों पे जो है वो आपको नज़र नहीं आएंगे। कैपिटल रोटोंडा में ये शिफ्ट कर दिया गया है प्रोग्राम। जो कैपिटल हिल की आप बिल्डिंग देखते हैं, गुंबद सा, डूम सा बना हुआ होता है, उसके नीचे अंदर ये इवेंट होगा जिसके अंदर सिर्फ कांग्रेसमैन होंगे और उसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल इन्विटेशन है जिन लोगों को, वो लोग प्रोग्राम अटेंड कर सकेंगे। और इसके अलावा जो फर्दर हैं वो कैपिटल अरीना में जाकर देखेंगे जिन्होंने टिकट्स लिए हैं। इनडोर वो देखेंगे, जो स्वेरिंग होगी, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी उसको वो देखेंगे। और 20,000 की कैपेसिटी है कैपिटल अरीना की, जिसके अंदर जाकर वो ये तकरीब की जो है वो लाइव ट्रांसमिशन देखेंगे। सो कैपिटल हिल में, कैपिटल रोटंडा के अंदर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ओथ लेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक बात बहुत क्लियर की है, उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि लोग हर्ट हों, जख्मी हों,
उन्हें कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि बहुत रिजिड टेम्परेचर है। ऐसा जो है वो टेम्परेचर है कि इस वक्त मैं भी आपको माइनस टेम्परेचर में रिपोर्टिंग कर रहा हूं और बता रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हल्फ लेंगे तो क्या कुछ होने जा रहा है। 25,000 सिक्योरिटी पर्सनल लगाए गए हैं जो वाशिंगटन डीसी को सिक्योर कर रहे हैं और इस इवेंट को सेफ तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो -11 और -5 टेम्परेचर के बीच में आदिल अब्बासी आपको वाशिंगटन डीसी से बता रहा हूं कि इस वक्त डीसी में अमेरिका में क्या माहौल है और अमेरिकन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन, कैपिटल हिल की सीढ़ियों पर, स्टेयर्स पर ये तकरीब हमेशा मुनक्किद होती है क्योंकि टेम्परेचर माइनस में है और आज आपको मैं ये बता दूं कि 40 साल रिकॉर्ड टूटने वाला है सर्दी का, वहाँ पर ये पेशगोई की गई है। तो अब देखना ये है कि एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। फिल वक्त तो ये जो इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट, वो इंडोर होने जा रहा है और जिस तरह से हम देखते हैं कि जो अमरीकी सदर मुंतखब जब हो जाते हैं, ओथ टेकिंग के बाद वो बाहर आते हैं स्टेयर्स पर और अपने तमाम लोगों को एक वेव करते हैं, जो कि उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा हाई और अच्छा जेस्चर होता है। उनके जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो उनको खुशामदीद कहते हैं। शायद ये आज देखने को ना मिले, लेकिन हो सकता है कि ट्रंप बाहर आकर ऐसा कर भी दें, क्योंकि वो बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल से बंदे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं ट्रांसमिशन के। गजा जंग बंदी हमारी तारीखी कामयाबी है, मशरिक वस्ता में अमन के लिए पहला कदम इसको करार दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इफ्तिताही खिताब किया था जिसमें उन्होंने कहा कि सरहद से दरअंदाजी रोकेंगे, अपनी सरहदों को महफूज बनाएंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को मनसूख किया जाएगा। ट्रंप ने खिताब के दौरान एलन मस्क को मुखातिब करते हुए ज़हीन तरीन शख्स करार दे दिया। रफ्तार और ताकत के साथ काम करेंगे, अमेरिका को पहले से ज्यादा अजीम बनाएंगे। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में रैली से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी को तारीखी कामयाबी करार दी। ट्रंप ने बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख करने का ऐलान किया। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ने खिताब के दौरान एलन मस्क को मुखातिब करते हुए कहा कि ये एक ज़हीन शख्स है, अमेरिका को ऐसे लोगों की जरूरत है। एलन मस्क स्टेज पर आए और बोले, ये कामयाबी दर हकीकत शुरुआत है, आगे बढ़ना अहम है। एक ब्रीफ रिपोर्ट, एक एनालिसिस जिसे कह लीजिए कि वो आपने मुलाहिजा किया है और इस वक्त इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सफ़ीर नजमुद्दीन शेख साहब। बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में वक्त निकालने के लिए। सर, कहिएगा, कहा जा रहा है, बार बार ये क्रेडिट भी लेने की कोशिश की जा रही है और शायद पूरी दुनिया में इस वक्त यही बातें हो रही हैं कि ट्रंप के अभी ओथ उठाने से पहले ही इतना बड़ा कदम सामने आया है, इतना बड़ा फैसला लिया गया है जो सीज़ फायर हुआ है वहाँ पर गजा जंगबंदी के हवाले से, और वो इसको अपनी तारीखी कामयाबी भी करार दे रहे हैं। आप कितना इससे सेकंड करेंगे? ये मानना पड़ेगा कि चूंकि ट्रंप ने इस पे जोर रखा, उसकी वजह से ये सीज़फायर हुआ और उसने नेतन्याहू को वाज़ेह कर दिया कि अगर ये सीज़फायर नहीं हो रहा तो फिर आपका मेरे साथ जो रिश्ता है वो बिगड़ेगा। और ये धमकी बाइडन की तरफ से कोई अहमियत नहीं रखती थी नेतन्याहू के लिए, लेकिन जब ये धमकी ट्रंप ने दी तो इसका असर हुआ है और इसकी वजह से सीज़फायर हुआ है। तो ये जो ट्रंप की क्लेम है ये बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि अफगानिस्तान से इनखला हुआ फ़ौजियों का और वो ट्रंप का ही दौर था, अब उसके पीछे जो भी मकासद थे, लेकिन ये जो नाम एक सामने आता है, जो हिस्ट्री रिपीट होती है, जो हिस्ट्री सामने रखते हैं लोग, तो वो ट्रंप को याद करते हैं। तो आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के अंदर हम अमन होता देख रहे हैं? क्योंकि अगर बाइडन की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो वो थोड़े से मुख्तलिफ पर्सनैलिटी थी उनकी, ज़ाहिर सोच तमाम लोगों की एक जैसी ही होती है ऑलमोस्ट वहाँ पर, जो पूरी दुनिया में किरदार किस तरह से अदा करना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ट्रंप की बात करें तो वो काफी ज्यादा अमन की तरफ उनका झुकाव नजर आता है। जी देखिए, ट्रंप की कोशिश यही होगी कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स में कम अज कम दिलचस्पी रखें और फोकस करें कि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए। और अमेरिका एक सेल्फ कंटेन मुल्क है, इसलिए किसी की ज़रूरत नहीं है। वो पैनामा और ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं कि इसके साथ कंसोलिडेशन हो जाएगी, लेकिन वो नहीं चाहते कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह दुनिया के हर कोने में किसी किस्म की मुदाखलत करे। और मुझे लगता है कि इसमें एक पहलू ये भी होगा कि वो अब जो मिलिट्री फोर्सेस उनकी जगह जगह लगी हुई हैं उनको वो रिकॉल करेगा और सिर्फ एरियाज जो हैं ईस्ट एशिया में और यूरोप में उनको वहाँ पे वो ट्रूप्स रखेगा
बाकी को विड्रॉ करेगा। सही है। अच्छा, ये तो हो गई ट्रंप की सोच, लेकिन अगर उनकी कैबिनेट की बात करें, उनकी जो पूरी काबीना, उनकी जो पूरी टीम है जिसको उन्होंने अभी तक मुंतखब किया है, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर प्रो इजराइल, जैसा कि हमने देखा भी कि उनकी जानिब से मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट्स किए गए, एक्स पर पैगामात जारी किए गए। तो आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल करीब के अंदर हम देखेंगे कि तमाम तर चीज़ें ख़त्म होंगी, क्योंकि एक जानिब जो सरबरा है उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उसके ही अंडर काम करने वाले लोगों की जो सोच है वो काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। किस तरह से वो अपनी टीम को लेकर चलेंगे और क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? देखिए अमेरिका ट्रंप के साथ भी इजराइल का जो असर है वॉशिंगटन में वो जिंदा रहेगा, और ट्रंप को पता है कि उसके सपोर्टर्स में यहूदी बहुत है और इजरायली सपोर्टर्स बहुत है, और वो इजराइल के साथ किसी किस्म की चीज बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन उन पे दबाव जो उसने डाला और जिसकी वजह से अभी सीज़फायर हुआ है, वो वाज़ेह करता है कि वो अमन चाहता है, और अगर अमन के लिए उसको इजराइल पे दबाव डालना पड़ेगा तो डालेगा, लेकिन इजराइल का असर वाशिंगटन में जो है वो ट्रंप के ईरा में बिल्कुल उतना ही होगा जितना कि बाइडेन के ईरा में था। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, और अगर हम इस तरह से इसी तनाजुर में बात भी कर लें तो यकीनी तौर पर वहाँ पर जो उनके सपोर्टर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन हम वहाँ पर जो मुस्लिम सपोर्टर्स हैं उनको नहीं भूल सकते, क्योंकि जो उन्होंने अपनी स्पीच की थी जीतने के फौरी बाद, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया था जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, मुसलमान तबका जो है, क्योंकि 1 मिलियन अबव पॉपुलेशन है वहाँ पर, और उनमें से मेजॉरिटी का जो वोट था वो ट्रंप के लिए था। तो आप समझते हैं कि उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज़ बेहतरीन होंगी कुछ आगे आने वाले दिनों में, जो वहाँ पर जो स्पेशली पाकिस्तानी हैं या ओवरऑल पूरी दुनिया से जो मुसलमान वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए कुछ आसानियाँ होने जा रही हैं? देखिए मुझे मुसलमान वोटर जो है और मुसलमान की जो लॉबी है अमेरिका में वो उस किस्म की ताकत नहीं रखती जो कि इजराइल की है, और ये हमें मानना पड़ेगा और ये हमें देखना पड़ेगा कि हम जो मुसलमान वहाँ पे हिमायत करते हैं ट्रंप की, वो जो डिमांड्स करेंगे वो इस नौयत के न हो कि उसका इजराइल पे असर पड़े, बुरा असर पड़े। ये आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा, और एक बदकिस्मती ये है कि इजराइल के लिए जो पाकिस्तान है वो एक मुल्क है जिससे उसको ज़रा घबराहट भी है, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है, और उसको ये खदशा है कि ये न्यूक्लियर पावर जो है ये हम किसी अरब ममालिक के साथ, कुछ अरब ममालिक के साथ शेयर करने को तैयार होंगे, जिसमें इसमें कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन ये एक खदशा नेतन्याहू के दिमाग में है। सही। अच्छा, जाते जाते जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया वो हम सबके सामने है, जो 4 हमारी बड़ी दिफाई कंपनीज पर पाबंदी लगाई गई, जिस तरह से वहाँ से स्टेटमेंट्स आए और फिर उसको रिपेल किया पाकिस्तान ने जिस तरह से उसका जवाब दिया मजबूती से और वो खड़े रहे, तो क्या समझते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी या इसमें नरमी हो सकती है? जी रहेंगी। अच्छा, देखिए ये मिसाइल प्रोग्राम की जो सिलसिला है ये एक हम कहते हैं ट्रंप डीप स्टेट जो है अमेरिका में उससे बिल्कुल कता कलामी नहीं करेगा, उसका असर रहेगा, और उस असर रहने का ये है कि पाकिस्तान की जो मिसाइल डेवलपमेंट है उसको एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर यही फिक्र है कि अगर ये मिसाइल डेवलपमेंट आपने बढ़ाई तो फिर ये अरब ममालिक के हाथ आएगी, और ये अमेरिका के लिए तो नहीं लेकिन इजराइल के लिए खतरा हो सकती है। जब वो कहते हैं कि वो ज़रा एग्जैजरेट करते हैं जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है, और वो कहना ये चाहते हैं कि अमेरिका का जो दोस्त है मिडल ईस्ट में जिस पे वो बहुत रिलाय करते हैं वो इजराइल है, और उसकी वजह से अगर कोई चीज़ मिसाइल कैपेबिलिटी कोई है जो कि इजराइल को अफेक्ट कर सकती है तो वो उनके लिए
खतरनाक हो सकती है और वो इसको अपोज करेंगे। अच्छा नजमुद्दीन साहब, सारी चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम इस मामले को देखें और उसके बाद अगर हम चीन के हवाले से गुफ्तगू पर आ जाएं तो चाइना के साथ जो बाइडन की इंतज़ामिया के ताल्लुकात हैं वो हम सबके सामने रहे हैं, लेकिन हम ये समझते थे कि जब ट्रंप आएंगे तो फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होंगी और उसी तनाजुर में आगे बढ़ेंगी, लेकिन इन्होंने तो आके बिल्कुल ही सब कुछ डिफरेंट कर दिया। कॉल्स पर बातें हो रही हैं, जो वहाँ के सदर हैं शी जिनपिंग, उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। आज उनके नायब सदर तकरीब अलफबरदारी में शिरकत कर रहे हैं, जिस पर यकीनी तौर पर पूरी दुनिया की नज़रें भी हैं और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं इन पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि चाइना और अमेरिका इनका जो अब एक अलाय बनने जा रहा है, या आप कह लें जो इनके साथ सेटलमेंट होने जा रही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे खित्ते के लिए भी, क्योंकि वाइस वर्सा अगर देखें तो फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं। तो आप समझते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आएगा, पाकिस्तान के साथ पॉलिसीज पर भी आएगा? देखिए ट्रंप चाइना के साथ उस किस्म की पॉलिसी नहीं अख्तियार करेगा जो कि बाइडन ने की थी। बाइडन तो कंपेटिटर करार दे रहा था। मैं समझता हूँ कि बाइडन ट्रंप की अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कुछ साउथ एशियन ममालिक में हैं, चाइना में हैं, और वो चाहेगा कि चाइना से टैरिफ ज़रूर लगाएगा, लेकिन उन चीज़ों पे जिन पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए अमेरिका के पास कैपेसिटी है। बाकी मैं समझता हूँ कि वो चीन के साथ तिजारत जारी रखेगा और उसको ये जो उसका कहना है कि टैरिफ में सबसे अहम हथियार है, वो चाइना के साथ ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करेगा। उसमें देखेगा कि चाइना से क्या मिल सकता है और क्या किस किस्म की एग्रीमेंट हो सकती है जिससे जो कुछ हाई पेइंग जॉब्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो अमेरिका में रहे, लेकिन चीन के साथ रिश्ता ही सही रहे। इसकी वजह से उसने शी जिनपिंग को दावत दी और वहाँ से दावतन वाइस प्रेसिडेंट जा रहा है, बिल्कुल चाइना का वाइस प्रेसिडेंट भी जा रहा है इनॉग्रेशन के लिए। सही, ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे ट्रांसमिशन में हमारे सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं एहतशामुल हक साहब, उनकी जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ट्रांसमिशन के अमेरिका के शहर ह्यूस्टन की बात करेंगे और यहाँ सैन फ्रांसिस्को में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनकी बात करेंगे। वो नए सदर डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगा बैठे हैं, कहते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात का नया दौर शुरू होने वाला है, साथ ही अमेरिका में माशी बदहाली और महंगाई का खात्मा भी होगा। में हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया एंड वी आर होपिंग कि हमारे आपस की जो रिलेशनशिप है पाक अमेरिका की वो अब बेहतर होगी। सो बहुत सारी उम्मीद, बहुत होप कायम है हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एंड वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। सही तरीके से इसको दोनों हुकूमतें आपस में बैठ के बातचीत करें तो ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अपनी तारीखी बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान के मामलात में जो सर्द महरी थी, मैं उसमें कोई ज़्यादा रैपिड चेंजेस नहीं देख रहा। अगर कोई यानी कम्युनिकेशन शुरू होती देखता भी हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान की है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका की जो इकॉनमी जो कि आजकल ज़बूहाली का शिकार है, इसके लिए बहुत कुछ काम करेंगे और पूरी दुनिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे होंगे। जो भी उन्होंने इलेक्शन से पहले वादे वईद जो भी किए हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो उन पर अमल करें। पाकिस्तान से हमारे उनके ताल्लुकात अमेरिका के जो माजी में रहे हैं वो ठीक हों, अच्छे हों और हम सब के लिए बेहतरीन साबित हो। वहाँ जो पाकिस्तानी मुकीम है वो तो काफ़ी अच्छी उम्मीदें लगा रहे हैं और पूरी दुनिया को भी कुछ ट्रंप के साथ ऐसी ही उम्मीदें वाबस्ता हो चली हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ट्रांसमिशन में नुज़ैरा आज़म साहिबा, अमरीकी तज्ज़ियाकार हैं, इसके साथ साथ एहतशामुल हक भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुसलसल रोज़ ही हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर दिन करीब आ चुका है, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं हलफ बर्दारी में। क्या समझ रहे हैं, क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं आने वाले दिनों में? और जो अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो कम्यूनिटी मौजूद है, वो तो काफ़ी अच्छे तासुरात रख रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। हम थोड़ा सा इसको समराइज इस तरह कर लें कि लेटेस्ट एक आर्टिकल है, नजमुद्दीन शेख साहब ने भी जरूर पढ़ा होगा, ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है अमेरिका का, बड़ा प्रेस्टीजियस। जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं वो तो मेरा ख्याल है सबको परेशान कर देने वाली है। वो कहते हैं पहली टर्म में भी इनके 3 ग्रुप थे हुकूमत जो करने के लिए आए थे, और तीसरा और आखिरी ग्रुप जो है ना वो बहुत ज्यादा
वो इंतहा पसंद लोगों का था। वो कह रहे हैं कि जी इस दफा भी वही ग्रुप जो है ना वो डोमिनेट करेगा सारी पॉलिसीज को, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये जो पेंटागन और CIA असल फैसले करते हैं उनको साइड लाइन करके व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाए। तो जाहिर है ये एंटी स्टैब्लिशमेंट है, डीप स्टेट के खिलाफ बातें करना और बात है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कुछ और बात है, लेकिन इन्हें ये लग रहा है कि इनकी पॉलिसीज मारूफ बड़ी जाराना होगी। और ये इस हवाले से देखें ना, दो काम तो उन्होंने करने फौरी तौर पे अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। एक तो आप देख लें कि उन्होंने कहा कि पहला साइन करूंगा मैं आते ही 20 जनवरी को इमिग्रेंट्स के खिलाफ, जो लोग वहाँ पे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको तो कहते हैं मैं निकाल के छोड़ूंगा। मैक्सिको के लिए परेशानियां, बाकी के लिए परेशानियां। दूसरा, वो अमरीकी अवाम के लिए मारूफ एक अच्छा काम करने का जो प्लान किया है, उस पर उनकी माशी टीमों ने काम शुरू कर दिया है। देखिए इस वक्त आम आदमी अमेरिका में बहुत जिसको कहते हैं डेस्परेट है, परेशान है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है और ये महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी मैं डेफिनेटली इसके लिए मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा। इसके लिए वो कहते हैं कि मैं तब्दीलियां लेके आऊंगा और ये जो निज़ाम है टैक्सेशन का उसका बेहतर करूंगा, महंगाई खत्म करूंगा। तो लोगों ने, आपने देखा मारूफ मेजॉरिटी लोगों ने वोट इसी वजह से उनको दिया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए लिया। इंटरनली 2019 के बाद, कोरोना के बाद अमरीकी सूरत हाल जो है ना बहुत लोगों के लिए खिलाफ अपना ऐसी हो गई है कि लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। तो ये दो काम करेंगे। अभी देखें इंटरनेशनल लेवल पे जो उनका एजेंडा बहुत बड़ा है। अगर जब देखें सारी दुनिया कह रही है कि जी सारी ग्लोबल स्टेबिलिटी का इन्हिसार अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात पे होगा। इस हवाले से आप देख लें कि चाइनीज प्रेसिडेंट से उन्होंने टेलीफोन पे फ्रेंडशी से बात भी कर ली है उनको, और जो कह रहे हैं 2027 के बाद बड़े करीब आ जाएंगे पहली इकोनॉमिक पावर बननी, और शायद 2035-36 के बाद कुछ लोग कहते हैं 2050 में वो मिलिट्री ताकत भी बन जाएंगे पहली। वो तो अच्छा। बात की बात है। हाँ। लेकिन फौरी तौर पे जो देखने वाली बात है, एक तो अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना, अपनी पब्लिक को बताना कि जो मैंने वादे किए थे मैं पूरा करूंगा। बाकी ये कि आप देख लें, ये बात माननी पड़ेगी, कितने अरसे से बाइडन लगे हुए थे जंग बंद कराने के लिए। आपने देखा कि बाइडन का एक स्पेशल एनवॉय वो गया, वो बैठ के जाके उसने सबको, पंजाबी में कहते हैं, नस डाल दी। उसने कहा साइन करो, और आज जितना नेथन जो परेशान उसकी वजह से हुआ। उसने कहा नथिंग डूइंग, यू गॉट टू डू इट। उसने वो काम करवाया जो आप देख लें हुकूमत में आए बगैर ये काम ट्रम्प के एक जिसको कहते हैं उसके एलटी ने जाके किया वहाँ पे। तो मुझे लगता है बल्कि उसने जो इत्तलात आ रही है इसराइल मीडिया को देखें, तो मारो को ये कह रहा है कि इजराइल को प्रोटेक्ट करते करते अमेरिका आज खुद आइसोलेशन का शिकार हो गया है। तो कहते हैं नथिंग डूइंग, हमें इस मामले को निबेड़ना होगा, इसको निपटाना होगा। तो मेरा ख्याल है कुछ चीजों का उनको पता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की क्या होगी, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर। बाकी ये है कि उन्होंने रिजीम चेंज चाइना के खिलाफ करना ही करना है, वो ये करेंगे। और इसी तरह से बाकी जो वो समझ, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि चाइना के खिलाफ रिजीम चेंज उन्होंने करना है, जबकि ट्रम्प जो है वो रिजीम चेंज पे ईरान के खिलाफ, सॉरी ईरान के खिलाफ। एग्जैक्टली। साथ ही रहिएगा जरा कमेंट ले लेते हैं हम। हमारे साथ नुज़ैरा साहिबा भी मौजूद है। नुज़ैरा साहिबा, चूंकि आप इन तमाम तर जो मामलात हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी वहाँ जो इस वक्त लोग मौजूद हैं वो किस तरीके की उम्मीदें लगा रहे हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी एक बड़ा शोर है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे अब होने जा रहे हैं, क्या इनमें तब्दीलियां हो सकती हैं? ट्रम्प साहब जो हैं वो किसी तौर भी बैनुल अक़वामी जो मामलात हैं उनमें उन्हें कोई ख़ास लगता है दिलचस्पी नहीं है, और ना ही उन्हें, ना वो बैनुल अक़वामी उमूर से ज़्यादा वाक़फ़ियत रखते हैं। लेकिन इस बात की भी उन्हें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं लगती कि वो ये सोचें कि अमेरिका का सदर किस अंदाज में पॉलिसीज़ अपनी चलाता है, यानी फॉरेन अफेयर्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको चलाता है। जहाँ तक बात पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान ने पहले भी इनके साथ काम किया है, करते रहे हैं, और मेरा जो देखना है या मैंने जो कुछ देखा है उसमें ज़्यादा ये नज़र आता है कि पाकिस्तान की कोशिशें ज़्यादा रही हैं इस ज़िम्न में, ताकि इनके ताल्लुकात बेहतर हों। एम्बेसी भी यहाँ की करती है, मतलब अपना जो काम अंजाम दे रही है, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग जिस वक्त ये ट्रम्प जीते हैं तो पाकिस्तान ने फ़ौरन ही इनको मुबारकबाद भी दी और इस तवक्को का भी इजहार किया कि
हमारे आइंदा ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद बेहतरी के साथ और इज़्ज़त और वक़ार के साथ एक दूसरे के साथ बेहतर हालात में होंगे। पाकिस्तान की ये कोशिशें जारी हैं और इसके अलावा इन लोगों ने ये भी किया है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही मुख्तलिफ मामलात पे एक साथ काम करते रहे। मसलन सबसे बड़ा जो था टेररिज्म का, उसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किया, पाकिस्तान ने बहरहाल इसमें किया। हालांकि वो जो इनका है FATF जो है उसने इनको ग्रे उसमें रखा हुआ था। फाइनेंशियल ट्रैकिंग का जो इदारा है फ्रांस में जिसका हेडक्वार्टर है, उन लोगों ने इन्हें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने काफ़ी इस ज़मीन में काम किया है। तो मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि एक बात ये भी है कि ट्रम्प साहब जो हैं काफ़ी यानी अनप्रेडिक्टेबल हैं, बिल्कुल उनका कुछ पता नहीं चलता है कि किस कभी तोला कभी माशा। संजीदगी उनमें अगर देखी जाती है तो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर के लोगों के लिए वो देख रहे हैं, और वो भी एक ख़ास तबके के लिए। तो अब हमें देखना ये है कि पाकिस्तान ने अब तक जो कुछ किया है या आगे भी वो जो कुछ करना चाहेंगे, तो उसमें किस हद तक ट्रम्प इंतज़ामिया जो है वो पाकिस्तान के साथ संजीदगी से इन्वॉल्व होती है। ठीक है, नुज़ैरा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, एक बार फिर से रुक करेंगे। एहतशाम साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। एहतशाम उल हक साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी दोबारा से। और जैसे कि हमने देखा कि अपनी जो पहले की जो मुद्दत मुलाजिमत थी डोनाल्ड ट्रम्प की, उनकी जानिब से मसला कश्मीर पर सालसी का किरदार अदा करने की बात की गई थी। तो आप समझते हैं कि अब जब वो दोबारा से सदर मुंतखब हो रहे हैं, इस मसले को देखेंगे, या ये बात इसलिए की गई थी क्योंकि इस वक्त जब वो पहले सदर थे तो फिर अफगानिस्तान के मामलात भी थे, तो उससे भी निकलना था, तो शायद ये इट वॉज जस्ट स्टेटमेंट, और आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में इस पर कुछ काम हो सकेगा? मुझे नहीं लगता मारूफ ऐसा होगा। अगर आपको याद होगा, जब ये बात की गई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से अपनी पहली मुद्दत हुकूमत में, तो उस वक्त अगले दिन ही आपने देखा था कि मोदी साहब ने इसको कंट्रडिक्ट कर दिया था। तो मेरे साथ तो उनकी कोई बात नहीं हुई थी, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था मेरी मोदी से बात हुई है, बल्कि मोदी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि यार कश्मीर का मसला हल कराओ। तो वो तो नहीं लगता, वो तो लगता है कि सिर्फ एक सियासी बयान की हद तक बयान दिया गया था। देखें, नहीं लगता किसी सूरत में भी मारूफ के वो पाकिस्तान के मामलात में इस कदर आगे जाएंगे। वो कहते हैं ना, हमारी उनकी जो पहली 100 तरजीहात हैं उसमें हम शायद नहीं आते। देखिए, अब बात यह है कि हम उनके स्ट्रेटेजिक लाई नहीं रहे। जब तक अफगानिस्तान था तो हमारी बात सुनी जाती थी। अब ये कि काउंटर टेररिज्म है, प्लस उनको एक है जो सारा उनके सारे थिंक टैंक उनको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस हद तक ना खराब करने के पाकिस्तान वो चाइना के कैंप में चला जाए, ब्लॉक में चला जाए, वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि ये देखे ना, इस रीजन में वो कहते हैं पाकिस्तान का एक बड़ा मुकाम है। 4 जिसको कहते हैं न्यूक्लियर स्टेट रीजन में है, चाइना है, रशिया, इंडिया है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को आइसोलेट करके आप नहीं कर सकते। इसके मिडिल ईस्ट है, अपना साउथ ईस्ट एशिया है, तो पाकिस्तान की अहमियत है। फिर यह कि पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत एक फौज है, दुनिया की जो 5वीं 6ठी मजबूत फौज समझी जाती है। पाकिस्तान को टेक ऑन करना इतना आसान नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज हैं, अब इकोनॉमिक कंडीशन खराब हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर वक्त उनसे अपनी बातें मनवाएं। तो आमतौर पर मारूफ लोग तवक्को नहीं करे, या लोगों की उम्मीदें, अभी आप देख लें, अभी कहा जा रहा है कि 2 दिन के बाद हमारे जो फिजिशियन एसोसिएशन है डॉक्टरों की, उन्होंने 15 और जो हमारे कांग्रेसमैन है अमेरिका के, उनसे मिलने का प्रोग्राम बनाया। इससे पहले आपने देखा वो 24 लोग एक दफा मिले थे, 54 लोग एक दफा मिले थे, क्या हुआ? तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि जी ये तो लॉबिंग कोई भी कर सकता है, तो पैसे इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है। आपने देखे वहाँ पे 30-30 लाख रुपया दे के, डॉलर दे के इन्होंने अपनी पब्लिक इसको कहते हैं PR फर्म PTI ने हायर की थी, कुछ भी नहीं हुआ।
तो देखिए बात यह है कि उनके जो मुफादात हैं वो बिल्कुल। एहतशाम साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस नुक्ते को लेंगे फिल वक्त हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुज़ैरा साहिबा भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी। इस वक्त वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, बोल अमेरिका में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है और बड़ी अहम गुफ्तगू इस वक्त जारी है, क्योंकि आज बहुत अहम दिन है। कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद कह लीजिए कि एक ये बड़ी ओथ टेकिंग सेरेमनी होने जा रही है। हम बात करेंगे, हमें इस वक्त ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब ये सिलसिला जारी था, वोटिंग हो रही थी, हमारी गुफ्तगू भी जारी थी, आज एक बार फिर से मौका मिला आपसे बात करने के लिए। अगर हम देखें गुज़िश्ता रोज़ जो ट्रंप ने एक स्पीच की है, उसको बड़ी तारीख़ी स्पीच करार दिया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में अमन के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये पहला कदम है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा जो स्टेप लिया है वो पूरी दुनिया के सामने, जो सीज़ फायर हुआ है वहाँ पर इसराइल में, उसका क्रेडिट एक तो वो ले रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह की जो जंगें होती हैं वो ना हो और पूरी दुनिया में अमन हो। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि क्या होने जा रहा है आगे? इसी स्पीच में उन्होंने कहा है कि दुनिया को मैं तीसरी जंग की तरफ जाने से रोकूंगा, ताकि तीसरी जंग वाला, इसी स्पीच में उन्होंने बात की है। तो ये बात तो बड़ी एक मंतकी बात है और उसमें इसके पसे पर्दा अमेरिका का की क्या दिलचस्पी और क्या फायदा है और ट्रंप का क्या फायदा है। अमेरिका के सदर होने की हैसियत से या हमेशा से ट्रंप के ज़हन में यही होता है कि अमेरिका के पैसे जो फालतू में ज़ाया हो रहे हैं, अरबों डॉलर जंगों में और बाकी जगहों पर, वो न ज़ाया हों और वो बल्कि अपनी आवाम पर लगे। ये उनका कैंपेन के दौरान बहुत मरतबा उन्होंने इस बात का तस्करा किया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ट्रंप के ऊपर इस वक्त, यानी कि जब वो आज से सदर बन जाएंगे, तो वो उनके ऊपर 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। तो यानी कि अमेरिका को हम दूर से तो बहुत देखते हैं, तो अभी ट्रंप चाहता है कि उस दलदल से निकाले अमेरिका को और उसमें जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे हैं आर्म्स एमुनेशन और जंगों पर, वो बचाए। दूसरा ये है कि अगर ट्रंप ने ये कर लिया तो उसको पता है कि दुनिया में लोग उसको हीरो मानेंगे, क्योंकि ट्रंप पहला एक सदर होंगे जो कि अमेरिका की तारीख में पहली मर्तबा एक कन्विक्शन के बाद सदारत की कुर्सी पर आएंगे। वो यानी कि कन्विक्टेड आदमी को सदारत मिलना ये अमेरिका की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है। तो एक तो ये, तो वो बहुत सारी चीजों का जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं गालिबन उनको धोना चाहते भी हैं और साथ में दुनिया में इस किस्म के काम। लेकिन क्या ये काम हो जाएंगे? मेरा अपना मानना और तजिया ये है, और मेरे जैसे काफी सारे तजिया निगारों का, कि मिडल ईस्ट में पीस होगा लेकिन वो इजराइल के टर्म पर होगा। यूक्रेन में पीस होगा लेकिन वो रशिया के टर्म्स एंड कंडीशंस पर होगा। तो ये चीजें अगर ज़हन में रख लें तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं समझना, क्योंकि ट्रंप का स्टाइल है, वो धमकियां भी इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि मैं मिलिट्री फोर्स भी इस्तेमाल कर लूंगा। तो वो इन तमाम चीजों की आमेजिश। हुआ क्या? गाजा में यही तो प्लान था, यही तो टेक्स्ट था जो पीस प्लान का जो बाइडन ने दिया था, और वो मई 2024 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माजी में भी हमने देखा है कि कहा कुछ गया लेकिन हुआ कुछ, क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी कंसीडर की जाती है ट्रंप की। लेकिन अब देखना यह कि आगे आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। यही वजह है कि इसके लिए हमने कितनी बड़ी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया है। बोल अमेरिका में से फिल वक्त इतना ही। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद था, डॉक्टर जमील हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ नुज़ैरा आज़म साहिबा हमें ज्वाइन किए हुए थी, नजमुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद थे और एहतशामुल हक साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है। आगे आने वाले टाइम में आपको वक्तन फ़वक्तन लेते रहेंगे। फिल वक्त यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे और हमारे साथ रहेगा स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।